This is lecture 14 of the series History of USA. तो वी एंटर्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2। अमेरिका को हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंटर करवा दिया पिछले लेक्चर में। सो अब हमें थोड़ा आइडिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में सिचुएशन क्या थी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सिचुएशन अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रही थी। वी सी के वर्ल्ड वॉर 1 से वो निकला था और ग्रेट डिप्रेशन में फंस चुका था। ठीक है। और अमेरिका आइसोलेशनिज्म में चला गया था। हमने लेक्चर 12 में देखा था क्यों गया था, कि उसने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दे नीड टू साइड फ्रॉम द ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट। वर्ल्ड ट्रेड के अंदर भी अमेरिका लेस इन्वॉल्व था क्योंकि उसने अपनी टैरिफ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। ये भी हमने इंटर वॉर पीरियड के अंदर देखा। ऑब्वियस आइसोलेशनिज्म में था तो अमेरिका ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनी आर्म्स टू द बेलिजरेंट। हमने किसी भी पार्टी को आर्म्स हथियार नहीं बेचने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हमने बेचे थे और फिर मजबूरी में हमें क्या करना पड़ा कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ गया। बट जापान क्या कर रहा था, उसने चाइना का एरिया था मंचूरिया, उस पर इन्वेट कर दिया था। इटली ने इथोपिया पे इन्वेट कर दिया था। दैट मीन्स के जापान, इटली, ये अपनी मस्ती में उतर आ गए थे और इटली और जर्मनी के अंदर फाशिस्ट लीडर आ गए थे। इटली के अंदर मुसोलिनी आ गया था और जर्मनी के अंदर हिटलर आ गया था। जब फाशिस्ट लीडर आया जर्मनी के अंदर, उसने अपने नेशनलिस्ट पॉलिसीज और मिलिटराइजेशन, मिलिट्री अपनी इंक्रीज करना शुरू कर दी। जब मिलिट्री इंक्रीज की तो अगेन ये वही गुस्सा था जर्मनी को कि हमारे ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 का सारा ब्लेम लगा दिया था। और ब्लेम, सो इफ यू सी के ये तीन कंट्रीज वही हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सेंट्रल पावर थे। ठीक है। या जिन्हें एक्सेस पावर भी कहा जाता है, एक्सेस पावर या फिर सेंट्रल पावर। बट इस बार इनके साथ ऑटोमन नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि ऑटोमन जो है वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन टूट चुकी थी, राइट। तो इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये लोग नहीं मौजूद थे। अब उनकी एलाइड्स की बात करें, एलाइड पावर वही एंटेंट पावर थे जिसमें अगेन फ्रांस, यूके एंड रशिया, राइट। तो पार्टीज वही थी, सिर्फ ऑटोमन नहीं मौजूद थे। सो यू नो, अब जब वर्ल्ड वॉर 2 लगती है तो जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग सही नुकसान पहुंचाते हैं। एक पोजीशन ये आती है कि फ्रांस को सरेंडर करना पड़ जाता है जर्मनी के आगे। सो जब फ्रांस सरेंडर कर देता है तो ओनली ब्रिटेन, जो कि यूके वाले और रशिया वाले लड़ रहे होते हैं। किससे? इटली, जर्मनी, जापान, इनसे ये लोग लड़ रहे होते हैं, राइट। अमेरिका की जो कांग्रेस है वो अलाउ करती है कि भाई ग्रेट ब्रिटेन जो हमारा अच्छा ताल्लुक रहा है, हमने उन्हें कैश एंड कैरी सपोर्ट करनी है। हम ऐसे पैसे की भी सपोर्ट करेंगे और हथियारों से भी सपोर्ट करेंगे, राइट। लैंड लीज एक्ट पास किया जाता है जो अथराइज करता है कि मिलिट्री एड दी जाए इन कंट्रीज को। ठीक है, लेकिन मिलिट्री एड भी फ्री फंड नहीं होगी। पहले उनसे वादा लिया जाएगा कि जंग के बाद ये लोग हमें वापस भी करेंगे। ठीक है। फिर ये हथियार और जो भी वॉर का मटेरियल था, जीबी को भी प्रोवाइड किया, ग्रेट ब्रिटेन को भी प्रोवाइड किया गया और रशिया को भी प्रोवाइड किया गया। अमेरिका ने क्या किया कि जापान के जितने भी असासे थे, एसेट्स थे, उन्हें फ्रीज कर दिया और जापान के साथ ट्रेड खत्म कर दी, राइट। कि हम जापान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक। 7 दिसंबर 1941 को क्या होता है कि जो अमेरिका का जो नेवल बेस होता है पर्ल हार्बर हवाई में, जापान उसे अटैक कर देता है। अब अमेरिका की लैंड के ऊपर अगर अटैक हो जाए या बेस के ऊपर अटैक हो जाए तो अमेरिका, जैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में किया था तो जहाँ जापान ने किया, सो ऑब्वियस अमेरिका तो बदला लेगा। कांग्रेस जंग का अप्रूवल देती है, ग्रांट करती है अप्रूवल कि भाई बिस्मिल्लाह करवाओ, जंग डिक्लेयर करो। लेकिन उससे पहले जर्मनी डिक्लेयर कर देता है वॉर अमेरिका के। सो व्हाट हैपेंड कि फ्रांस ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था। अब अमेरिका पार्टी के अंदर एंटर हो चुका। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका करता क्या है, जो पैसिफिक का एरिया है, पैसिफिक ओशन का, उसमें ऑस्ट्रेलिया को प्रोटेक्ट करता है और जापान से लड़ता है, राइट। और आखिर क्या करता है, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की सिटीज हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर एटम बम फेंक देता है। ठीक है, जिससे 70,000 बंदा मरता है, 70,000 हिरोशिमा में, 70,000 नागासाकी में, लेकिन नुकसान इससे भी ज़्यादा होता है। तो जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ जाता है। यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पे नाजी की जो फोर्सेज हैं, जिसे जर्मन फोर्सेस कहा जाता है, उनसे लड़ रहा होता है। और फिर फ्रांस का जो एरिया जर्मनी ने कब्जा किया होता है, वो नॉर्मंडी का एरिया जो कि फ्रांस एंड जर्मनी का बॉर्डरिंग रीजन है, वहां पे जाके फ्रांस को लिबरेट करवाता है, जिसे डी डे भी कहा जाता है। ठीक है, डी डे वो दिन है जिनमें नॉर्मंडी आज़ाद करके फ्रांस को दिया जाता है। और अमेरिका के होम फ्रंट की बात करें, मतलब अमेरिकन कंट्री के अंदर, तो वहाँ भी जंग की वजह से, हम वीसी के जंग की वजह से बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का इशू भी चल रहा होता है तो वो और
हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को एक मजबूत या स्ट्रेंथ, ताकत मिल जाती है होम फ्रंट के ऊपर भी, राइट। ग्रेट डिप्रेशन में जो बेरोजगारी हुई थी, तो बेरोजगारी भी कम होना शुरू हो जाती है। 13 मिलियन पीपल मिलिट्री के अंदर आ जाते हैं। अमेरिका शिप्स एंड प्लेन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता है। वुमेन इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती हैं। लेबर फोर्सेज, मिलिट्री वुमेन्स ने ज्वाइन कर ली होती है। यूनियन जो अमेरिका प्रमोट करता है उन्हें कि इस वजह से कि कोई भी किस्म की इशू या मसला वगैरह वॉर एफर्ट को हार्म ना करें, राइट। कि अगर यूनियन बनी होगी तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी खुश होंगे जो वर्कर्स या लेबर कोटा है, ठीक। जो FDR होता है वो फोर फ्रीडम, जैसे 3R प्रोग्राम निकालता है वैसे फोर फ्रीडम प्रोग्राम भी निकालता है कि आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए फ्रीडम ऑफ वॉन्ट, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप के आवाम खुश रहे। जंग के आखिरी सालों के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की जाती है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। उसमें दो इदारे बनाए जाते हैं। एक इदारे का नाम होता है वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम होता है IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का काम ये होता है कि जितनी भी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उस वक्त तो खैर यूरोप की बात है, बाद में वर्ल्ड बैंक अब सब डेवलपिंग कंट्रीज को, कि जो भी जंग का नुकसान वगैरह हुआ है, आगे जो भी डेवलपमेंट के फंड्स होंगे वो वर्ल्ड बैंक देगी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के अंदर कंट्रीज जो अमीर मुल्क हैं वो अपना पैसा जमा करवाएंगे, फिर ये गरीब मुल्कों को दिया जाएगा और फिर ये इंटरेस्ट की बेस पे उसे वापस करेंगे। एक मैकेनिज्म वर्ल्ड के लेवल पे एक बैंक बना है। IMF जो था, IMF का काम ये कर दिया कि किसी भी मुल्क को अगर बजट बनाने में मसला आ रहा है या पैसा शॉर्ट आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू का मतलब बजट का जो मसला है, फिस्कल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमीज को हेल्प करने के लिए IMF है कि अगर कोई मईशत डूब रही है तो उसे संभाल लेगी। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। फिर जंग के आखिरी सालों में एक डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें कहते हैं कि एक इदारा बनाएंगे जिसका नाम यूनाइटेड नेशन होगा, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मामलों को इंश्योर करवाएगा। जिसमें जितने भी मुल्क हैं वो बैठेंगे आपस में, दिस इज यूनाइटेड नेशन। इसमें हर मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो भी मसला होगा पीस एंड सिक्योरिटी का उसे यहाँ पे डील किया जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 किस तरीके से एंड होती है यूनाइटेड नेशन पे आके, राइट।